नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शालिग्राम गर्ग को हिरासत में ले लिया गया है। छतरपुर पुलिस ने शालिग्राम गर्ग को हिरासत में लिया। कुछ दिन पहले शालिग्राम गर्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें शालिग्राम गर्ग एक दलित बेटी की शादी में परिवार वालों को धमकाता नजर आया था। इसके आधार पर उसके खिलाफ मारपीट, धमकी देने और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज किया गया था। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग के अलावा राजाराम तिवारी को भी कोर्ट में पेश किया है गिरफ्तार करने के बाद। और अब रुख करते हैं G20 की अहम बैठक का, जहां अब से थोड़ी ही देर पहले भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। डॉक्टर S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि सीमा विवाद दोनों देशों के रिश्तों के बीच सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री चिन गैंग से मुलाकात की। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। G20 के साइडलाइंस पर भारत और चीन के नए विदेश मंत्री चिन गैंग की मुलाकात हुई और इसमें भारत के विदेश मंत्री ने साफ किया कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए सीमाओं पर शांति बेहद आवश्यक है और इसका रास्ता तलाशने की आवश्यकता है। 17 दौर की बातचीत भारत और चीन के कोर कमांडर्स के स्तर पर हो चुकी है। कुछ फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे तो हटे हैं, लेकिन तनाव अभी भी तीसरे साल बरकरार है। और बीजेपी ने एक बार फिर पूर्वोत्तर में जीत का परचम लहराया है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदलने का बीजेपी का दांव कामयाब रहा। माणिक साहा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान ने बीजेपी को एक बार फिर जीत दिलाई। वहीं नागालैंड में फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार डंके की चोट पर बन रही है। मेघालय में अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी ने शुरुआत तो ठीक की, अच्छी की। एक बार फिर NPP के साथ सरकार बन सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। त्रिपुरा बीजेपी दफ्तर में इस समय जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। होली इस बार बीजेपी के लिए उत्तर पूर्व में कुछ जल्दी आई। त्रिपुरा में फिर से बीजेपी की सरकार। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की जीत। मेघालय में बीजेपी की अच्छी शुरुआत। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में नतीजों से बीजेपी आज खुश तो बहुत होगी, हो भी क्यों ना। त्रिपुरा में फिर से सरकार बनी है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। वहीं मेघालय में NPP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने चुनाव से पहले NPP से गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ किसी को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में बीजेपी पुराने फॉर्मूले के साथ फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन जीत का जश्न तो बीजेपी त्रिपुरा में जमकर मना रही है। बीजेपी ने सत्ता को बनाए रखा है और अगले 5 साल के लिए उसकी सरकार फिर से बन गई है। पश्चिमी त्रिपुरा से जीते मुख्यमंत्री माणिक साहा जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के तमाम नेताओं को दे रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह
उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं। वो आए हैं बार बार यहाँ। हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं, तो इनका भी योगदान रहा। त्रिपुरा में बीजेपी को जीत तो मिली, लेकिन थोड़ी कसर रह गई। बहुमत तो मिला, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 10 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं लेफ्ट कांग्रेस एक साथ आए, तब भी नतीजे मनमाफिक नहीं रहे। Let us see, because how it is going to take shape, I will only after seeing the entire result. I will... त्रिपुरा में टिपरा मोथा ने धांसू एंट्री मारी। पहली बार उसने दर्जन भर सीटें अपनी झोली में डाल ली, लेकिन बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद प्रद्योत के किंग या किंग मेकर बनने के सपने ही रह गए। इस बीच पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में दमदार प्रदर्शन का जश्न अब दिल्ली में भी मनाने की तैयारी। बीजेपी दफ्तर पर पोस्टर लगाकर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता का आभार जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को यहां पर आएंगे और लोगों का धन्यवाद करेंगे। बहुत बड़ा सा पोस्टर जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही है और तीनों जो राज्य हैं त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, उनकी जनता को धन्यवाद करते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। शाम को पीएम मोदी यहां आएंगे और पूर्वोत्तर में मिली जीत के बाद पार्टी में नया जोश भरेंगे। पूर्वोत्तर में बीजेपी की तरफ मोदी का चेहरा था, लिहाजा जीत का सेहरा एक बार फिर मोदी के सिर सजा। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में कांग्रेस को पूर्वोत्तर में बड़ा झटका लगा। मेघालय में कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में इसे 21 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं नागालैंड और त्रिपुरा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अनुपम मिश्रा, अगरतला, आज तक। त्रिपुरा में बीजेपी का दांव काम कर गया। त्रिपुरा में चुनावों से करीब 1.5 साल पहले विप्लव देब की जगह बीजेपी ने माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया। अब उनके नेतृत्व में बीजेपी को जीत मिली। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, हम आपको वो सुनवाते हैं। इस वक्त माणिक साहा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद इस जीत के लिए। कितनी कठिन रही ये राह? नहीं, कठिन नहीं है, मेहनत तो जरूरी है। तो हम लोग काफी मेहनत किए, परिश्रम किए और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। और खास करके हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं। वो आए हैं बार बार यहाँ। हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं, तो इनका भी योगदान रहा। तो हम लोग मेहनत किए सब मिलके, कार्यकर्ता पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सब, तो ये रिजल्ट होना ही था। लेकिन और चाहिए, हम लोग और चाहिए था, वो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग पूर्ण बहुमत मिल गया। लेफ्ट और कांग्रेस जब एक साथ आ रहे थे तो कुछ लगा था कि 2 ताकतें एक साथ आ रही हैं जो लगातार विरोध में रही हैं? नहीं, देखिए, इनका तो 2-3 लीडर है, वो अपना स्वार्थ के कारण ये अनहोली अलायंस किया है और उसका रिजल्ट तो मिल ही गया उनको। वो तो पहले कह रहे थे, मिनिस्ट्री भी मैंने सुना ये लोग फॉर्म कर चुके थे, कौन किसको कौन डिपार्टमेंट मिलेगा, ये भी मैंने सुना। तो ये नेचुरली जो भी है, तो ये जनता उनको एक्सेप्ट नहीं किया। त्रिपुरा मोथा कितना बड़ा फैक्टर था जब आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे? जनजाति बहुत बड़ा मुद्दा था कि नहीं था? नहीं, देखिए, आने वाले दिन जरूर इस मुद्दे को लेके हम लोग बात करेंगे और हम लोग का मेन इशू है जनजाति का उन्नयन चाहिए, उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो, उस एरिया का डेवलपमेंट हो, हम लोग हमेशा करते रहे। तो हम लोग उनके साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे। त्रिपुरा मोथा से आप बात करेंगे? नहीं, वो तो पहले भी हम लोग बात किए थे बहुत बार। अभी क्योंकि विधानसभा में फर्स्ट टाइम ये लोग आएंगे तो जरूर हम लोग बात करेंगे। और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद बिप्लब देब ने कहा कि त्रिपुरा के चुनावों ने दिखा दिया है कि अगर विपक्ष एकजुट भी हो जाए तो फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी को हरा नहीं सकता। लेफ्ट और कांग्रेस एक होकर भी बीजेपी को नहीं रोक सके।
माननीय प्रधानमंत्री जी के डेवलपमेंट जो है त्रिपुरा वासी ने देखा है। नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है वो प्यार दिखता है और मैं साथ साथ त्रिपुरा की जनता को बधाई देता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर को बधाई देता हूँ, पत्रकार बंधु को बधाई देता हूँ। त्रिपुरा का विकास पथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो शुरू हुआ 2018 में वो जरूर और भी आगे लेके जाएगा। लेफ्ट को और कांग्रेस को क्यों नकार दिया, आप क्या लगता है लेफ्ट को और कांग्रेस को क्यों नकार दिया लोग? देखिए, लेफ्ट को तो नकार चुके हैं त्रिपुरा के लोग 2018 में, और कांग्रेस इस बार इस इलेक्शन में प्रमाणित हुआ है। तो 2024 में क्या होने वाले हैं, लेफ्ट कांग्रेस सब लोग इकट्ठा हुआ है, किंतु मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाया वो जनता के भरोसे के ऊपर। तो इसलिए ये संकेत दे दिया है 24 में क्या होने वाला। उम्मीद से ज्यादा मिला है, उम्मीद इस ज्यादा की था। त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंजर मानते हैं आप? त्रिपुरा को देखिए, संख्या तो इलेक्शन कमीशन के फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही डिक्लेयर होगी, किंतु अभी जनता ने जो इच्छा जाहिर किया है वो पता हो चुका है, और वो जीत जनता के आशीर्वाद है। माननीय प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट का जो रास्ता नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने तैयार किया है वही रास्ता दिख रहा है। कम्युनिस्ट का अभी तक जो है, कम्युनिस्ट पिछले बार 40% के आसपास वोट मिली थी, आज कम्युनिस्ट का अभी तक जो मेरे पास सूचना है 25% वोट मिली है अभी तक। बाकी फाइनल रिजल्ट आने का, और लीडर ऑफ अपोजिशन का सीट भी उनको नहीं मिलने वाले हैं। मिलने वाला है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? वो तो जनता, हम नहीं तय करते कौन अपोजिशन हो। त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? त्रिपुरा को देखिए, वो राजनीति में कोई चैलेंज नहीं होता। हम लोग हर निर्वाचन को चैलेंज मानते हैं और पूरे समय काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और भाजपा के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करता है। और मोदी जी का डेवलपमेंट, मोदी जी का घर, मोदी जी का पानी, मोदी जी का रास्ता, ये जनता ने उसको देखा। और लॉस हुआ है आदिवासी सीटों पर? जी, आपको लॉस हुआ है आदिवासी सीटों पर? नहीं, आदिवासी सीट में लॉस हुआ, नुकसान हुआ। वोटो परसेंटेज देखिए ना, अभी तक मुझे जहां तक जानकारी है 40% के आसपास हमारे को वोट मिल चुकी है, और कम्युनिस्ट को जो कि 40% उनको वोट मिली थी 18 में, अभी 25% मिल चुके अभी तक जो है। तो इसलिए ये प्रमाण करता है बीजेपी के साथ जनता है। 24 का परिणाम आज दिखा दिया, कांग्रेस सीपीएम सब इकट्ठा हो गया और मोदी लहर के सामने सबको हारना पड़ा। तो इसलिए ये त्रिपुरा के जनता ने दिखा दिया, और त्रिपुरा के जनता को 2019 में मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन में बोला था त्रिपुरा के लोग दूरदर्शी है, त्रिपुरा के लोग जानते हैं, त्रिपुरा के लोग मेहनती है, और त्रिपुरा के लोगों ने दिखा दिया भारत को, बाकी प्रांत को, जो क्या होने वाला है 2024 में। और आपको सीधे अगरतला ले चलते हैं। मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय अगरतला से। अनुपम, जब पिछली बार बीजेपी की जीत हुई थी त्रिपुरा में, उस समय कहा गया था कि बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है लेफ्ट से राइट को। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये तो हो तो गया होगा, लेकिन ये एक फ्लैश इन द पैन है। क्या ये चुनाव दिखाते हैं कि ये फ्लैश इन द पैन नहीं है, या फिर 11 सीटों का नुकसान बीजेपी को भी इस समय झेलना पड़ा है? जी देखिए गौरव, पिछली बार जब 36 सीटें मिली थी बीजेपी को और 25 साल का वाम मोर्चा का शासन खत्म हुआ था, तो कई सारी बातें आई थी, कई सारे फैक्टर्स आए थे, उस पे विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी बताया गया था। और इस बार के अगर मैं आपको कारक बताऊं, फैक्टर्स बताऊं कि बीजेपी की जीत के पीछे क्या रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कई फैक्टर्स ने काम किया है। पहला फैक्टर्स है बीजेपी ने 5 साल में जो काम किए हैं, विकास कार्य किया है, उसकी बदौलत उसको वोट मिला है, ये एक पहला फैक्टर्स है। हालांकि जिस तेजी से होना चाहिए था, इसमें कई लोगों का सवाल है कि उस तेजी से नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम मुकाबले के तौर पर देखें कि वाम मोर्चा शासनकाल में जिस तरह का विकास हुआ था, बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह का विकास हुआ था, खासतौर पर संरचनात्मक विकास जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास जो होता है, उसमें काफी अंतर आया, तो वो पब्लिक को दिखा, उसकी वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर मुझे लग रहा है कि लगभग 1.5 साल पहले विप्लव देव को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री के तौर पर लाना, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो छवि होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो लीड कर सके, और ये कठिन निर्णय था बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने लिया। मानिक साहा की छवि बेहद स्वच्छ छवि थी, सर्जन और स्वच्छ छवि
छवि के होने की वजह से उनको लाकर उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का एक साथ में आना, जिस तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस ने सोचा था कि अगर वो धुर विरोधी एक दूसरे के अगर एक साथ आ जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में उनको सीट मिल सकती है, वैसा लेकिन नहीं हुआ। एक तरह से रिजेक्शन, इस जो गठबंधन को एक तरह से उस सफलता नहीं मिली, एक तरह से रिजेक्शन भी मिला है जनता का। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा और चौथा फैक्टर त्रिपुरा मोथा भी है, क्योंकि यहाँ पर पिछले बार त्रिपुरा मोथा कहीं नहीं था, इस बार त्रिपुरा मोथा यहाँ पे आ गया है। और ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और इस पर मतलब रॉयल फैमिली से बात करने वाले की, त्रिपुरा की हम प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इसकी बात करने वाले की क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया था। इस जीत का श्रेय वो किसको दे रहे हैं, आज तक से उनकी खास बातचीत के हम आपको कुछ अंश दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं महेश शर्मा जी, जो कि खास तौर से कुछ दिनों से यहीं पर काम कर रहे थे अगरतला के अंदर। कितनी बड़ी जीत है। पहले कहा जाता था कि बीजेपी एक काऊ बेल्ट की पार्टी है, अब असम के बाद आप दोबारा सत्ता में आए हैं इस राज्य के अंदर, कितनी बड़ी जीत मान? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को जितना महत्व दिया है और यहाँ की जनता ने उनके उस प्रयास को, उनके जो भी उन्होंने इस क्षेत्र की जनता का सम्मान किया, विकास किया, उसके प्रति एक प्यार दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की जनता को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके विकास और सुशासन की नीतियों को, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ा है। और ख़ास तौर पर त्रिपुरा का प्रभारी होने के नाते मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली स्वतंत्र एक हमारी सरकार बनी है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नीतिकार। मैं कहता हूँ ये जीत प्रधानमंत्री जी की नीतियों की जीत है, अमित शाह जी की रणनीति की जीत है, और हमारे नड्डा जी की संगठन शक्ति और किस तरह से उन्होंने पन्ना प्रमुख तक संगठन को ले गए। एक कैडर बेस पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, और मैं समझता हूं यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और सबसे बड़ी जीत अगर किसी की है तो त्रिपुरा की जनता की जीत है। लेकिन एक युवा चेहरा त्रिपुरा मोथा पार्टी के प्रद्युत देव बर्मन, वो किस तरह से उभर कर आए। आप ये सोचिए कि 13 सीटें टीएमपी की हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरेंगे? अनुपम जी, देखिए ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ इस पर भी निर्भर कर रहा है कि प्रद्योत देव बर्मन किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब उनकी पार्टी आ चुकी है, ऑपोजिशन में वो बैठने वाले हैं। अब इसको वो क्या सिर्फ जनजाति की पार्टी के तौर पर ही रखना चाहते हैं, या फिर वो एक अलग नजरिया लेकर इसको आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो सिर्फ जनजाति की पार्टी के तौर पर अपनी पार्टी को आगे लेकर बढ़ेंगे तो वो समग्र रूप से सबको साथ लेकर नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे में अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो 30 से 32% त्रिपुरा में जनजाति की संख्या है, बाकी 70% के आसपास बंगालियों की संख्या है। तो सिर्फ 30-32% के आधार पर वो त्रिपुरा में बहुत आगे तो कभी जा ही नहीं सकते हैं। उनको अगर त्रिपुरा में बहुत आगे जाना है तो जनजाति के साथ साथ समग्र त्रिपुरा के समस्त लोगों के विकास के साथ, उनकी बात के साथ उनको जाना होगा। ये उनका लक्ष्य होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और ड्रग्स की तस्करी पर भी बातचीत होगी। दरअसल पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग्स भेजने की हिमाकत कर रहा है, जिसका मुकाबला सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार कर तो रहे हैं, लेकिन ड्रोन से हथियार, ग्रेनेड और ड्रग्स की सप्लाई लगातार कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जारी है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों के तालमेल पर भी चर्चा होगी। साथ ही पिछले दिनों पकड़े गए गैंगस्टर्स को लेकर भी गृह मंत्रालय के साथ चर्चा होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बातचीत के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। और अब बात प्रयागराज की, जहां
माफिया टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद के करीबी सफदर अली का मकान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने करीब 2.5 घंटे में 5 बुलडोजरों की मदद से मकान को जमींदोज कर दिया। 2 मंजिला मकान अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। सफदर अली की प्रयागराज में बंदूक की दुकान है। आरोप है कि उमेशपाल हत्याकांड में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो हथियार और कारतूस सफदर अली ने ही मुहैया कराए। वहीं उसके घर को भी अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 5 बुलडोजर भेजे और 2.5 घंटे में ये घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। लगातार दूसरे दिन प्रयागराज के चकिया इलाके में बुलडोजर पहुंचा। एक नहीं 5। कितनी गाड़ियां हैं आप लोगों की? सब कुल मिलाकर आज कितने बुलडोजर चलेंगे? 5 बुलडोजर चलेंगे। किसके यहाँ पर? अब ये नहीं मालूम अभी। दूसरे दिन भी बुलडोजर के निशाने पर था कथित तौर पर अतीक अहमद का करीबी सफदर अली। घर के सामने बुलडोजर आकर खड़े हुए तो हड़कंप मच गया। आज सफदर अली का घर गिराया जा रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये घर है, ये सफदर अली का, और ये बुलडोजर भी आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसी बुलडोजर से गिराया जाएगा और 5 बुलडोजर ऐसे बुलाए गए हैं। पुकलैंड मशीन भी है। पुकलैंड मशीन जब बड़े इमारतों को गिराना होता है तब उसका इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर स्थानीय पुलिस फोर्स मौजूद है। सफदर अली की बात करें तो सफदर अली का अपना गन हाउस है, SS एक गन हाउस है यहाँ पर प्रयागराज में ही, और बताया जा रहा है कि सफदर अली का जो मकान है ये उनके दोनों बेटों के नाम पर दर्ज है। बुलडोजर के साथ बड़ी तादाद में पुलिस वाले और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। एक्शन की तैयारी शुरू हुई तो सफदर अली के घर से सामान खाली करने की कवायद शुरू हुई। परिवार वालों ने विरोध जताया तो अधिकारियों ने कानून समझाया। तो सफदर अली का अतीक अहमद गैंग से कनेक्शन बताया गया, लेकिन इस मकान के ध्वस्तीकरण का नोटिस पहले भी कई बार दिया जा चुका था और अंतिम नोटिस अभी 28 फरवरी को दिया गया कि मकान ध्वस्त किया जाएगा। अब इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर के ये जो मजदूर हैं अभी ये सामान लेकर के धीरे धीरे निकल रहे हैं, और ये ध्वस्तीकरण की जब ये मकान खाली हो जाएगा तब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू होगी, और जिसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। जो PSC है, स्थानीय पुलिस फोर्स है, वो तैयार है कि जैसे मकान खाली हो घर वाले जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं वो सिलेंडर और तमाम कागजात लेकर के अब बाहर निकल रहे हैं। मकान खाली किया जा रहा है। सफदर अली की प्रयागराज में बंदूक की दुकान है और कहा जा रहा है कि अतीक के शूटरों को उसी दुकान से वारदात को अंजाम देने के लिए कारतूस मुहैया हुई। लेकिन सफदर अली तमाम आरोपों से इनकार करते हैं। कहते हैं अतीक से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। यहाँ पे कौन रहता है? ये मेरे लड़के रहते हैं। आपने कोई अतीक गैंग से कोई संबंध है? करता ही नहीं साहब, कभी नहीं। बाप आपके खिलाफ दर्ज है? नहीं, कभी नहीं। कभी किसी अतीक गैंग के नहीं, कभी नहीं। किसी के साथ कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो ये आपका नाम कैसे आ रहा है कि आप किसी ने डरवाया है? कोई नोटिस दिया गया आपको? इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सफदर अली का अतीक अहमद के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है। इस घर में सफदर अली के बेटे रहते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दावा है कि घर को खाली करने की नोटिस दे दी गई थी, लेकिन परिवार वाले किसी भी नोटिस के मिलने से इनकार करते हैं। ये कभी नोटिस दिया गया? नहीं भाई, कोई आप लोगों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस? नहीं, कभी नहीं। अब क्या कह रहे हैं, कब खाली करना है? अब पता नहीं, हम लोग तो दुकान पे थे, अभी आया फोन की घर आओ, तो तुरंत भागे चले आ रहे हैं। बुधवार को चकिया इलाके में ही अतीक अहमद के एक और करीबी के अवैध घर को मिट्टी में मिला दिया गया और अब अतीक के दूसरे करीबियों के घर को निस्तनाबूद करने की बारी है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। उमेशपाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन में है। दावा कर रही है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। साजिश के तार उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद से लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि इस समय 12 मकानों की एक फेहरिस्त तैयार की गई है।
प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अब तक पुलिस और यूपी एसटीएफ की नजर में आ चुके आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के दावे के मुताबिक अब तक इस हत्याकांड में शामिल लगभग सभी किरदारों की पहचान हो चुकी है। कुछ पर शिकंजा कस चुका है तो कुछ कानून की पकड़ से दूर है। चलिए सिलसिलेवार समझते हैं कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में किसने क्या क्या रोल अदा किए। सबसे पहले जरा इस चक्र पर नजर डालिए। ये अतीक अहमद और उससे वास्ता रखने वाले वो किरदार हैं जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तमाम किरदारों का उस हत्याकांड या उसके बाद क्या क्या रोल रहा, इसका भी खुलासा पुलिस कर चुकी है। खालिद अजीम उर्फ अशरफ, मोहम्मद असद, शाइस्ता परवीन, अरबाज, शाबिर, सदाकत खान, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम। अब जरा इन तमाम किरदारों पर एक एक कर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन एसटीएफ की शुरुआती जांच में पता चला है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने रची। जो लोग हत्या करने आते हैं या अपराध करने आते हैं वो यहाँ से जाने के बाद का भी ठहरने का इंतजाम करके आते हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिहाफ पर और यूपी पुलिस के बिहाफ पर कहना चाहूँगा कि जमीन के अंदर भी होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। एसटीएफ की टीम ने जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई और हत्याकांड में नामजद आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ से पूछताछ के लिए जेल प्रशासन से संपर्क साधा, क्योंकि एसटीएफ को मिले सुराग के मुताबिक प्रयागराज में जो गोली उमेश पाल पर चली उसको चलाने का हुक्म बरेली की सेंट्रल जेल से ही निकला था। अशरफ 2 साल से जिला जेल में बंद है और खबर है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान अशरफ से जेल में करीब 55 लोगों की मुलाकात हुई। पुलिस के रेडार पर वो सभी लोग हैं जो अशरफ से मिले। हत्याकांड के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें जो शख्स काले रंग के कपड़े पहनकर लगातार गोलियां चला रहा है उसे ही अतीक का तीसरा बेटा असद बताया जा रहा है। असद का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा है और असद बहुत कम उम्र से ही तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाने लगा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक जिस साजिशकर्ता सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया वो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 का रहने वाला था। सदाकत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के 12 गहमर गांव का रहने वाला है। 27 साल के सदाकत ने पुलिस पर हाईकोर्ट के वकील होने की धौंस जमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे कमरा नंबर 36 की तलाशी ली तो इस हत्याकांड से जुड़े कई सबूत पुलिस के हाथ लगे। जनता भयमुक्त महसूस करे, इसके लिए पुलिस पर भरोसा रखें। पुलिस जो कार्रवाई करेगी विधिक रूप से करेगी और जो दोषी होंगे वो पाताल के अंदर घुस जाएंगे तो भी निकाल लाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में पहले ही मार गिराया है, जबकि पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 6 शूटर्स में से एक शूटर की और भी पहचान पुख्ता हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक उस शूटर का नाम शाबिर है, जो सीसीटीवी में कैद हुई हत्याकांड के दौरान तस्वीरों में राइफल से गोलियां चलाता नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। 6 शूटर थे, ये मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस का। उसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। अच्छा, बताया तो यह भी जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी अहम भूमिका थी। लेकिन अब जब पुलिस और सरकार का शिकंजा शाइस्ता परवीन पर कसता जा रहा है तो शाइस्ता परवीन ने यानी अतीक अहमद की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पिछले 24 घंटे के दौरान जो सबसे चौंकाने वाला पहलू पता लगाया है वो है हत्याकांड में 13 शूटर्स शामिल। इसमें 6 शूटरों ने तो हत्याकांड को अंजाम दिया, जबकि 7 शूटर्स बैकअप प्लान में थे और वो इशारे का इंतजार कर रहे थे। मगर सीधे तौर पर जिन लोगों को पुलिस घेरने की कोशिश करके इस हत्याकांड के केस को सुलझाना चाहती है उनमें अब सबसे अहम है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन हत्याकांड के बाद 24 घंटे तक तो सामने रही और उसने बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उसने अपने बच्चों और पति को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन जब
उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ को एक्शन में आता देखा तो अंडरग्राउंड हो गई। ये चेहरा भी हत्याकांड के बाद सामने आई सीसीटीवी की तस्वीरों में सभी को साफ साफ दिखा। मोटरसाइकिल पर बैठा ये गुड्डू मुस्लिम वही बदमाश है जिसे सीसीटीवी में बाकायदा शूटआउट के दौरान बम मारते देखा जा सकता है। सदाकत खान से पूछताछ के बाद सामने आए खुलासे से पता चला है कि गुड्डू को खास तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि शूटआउट के वक्त वो लोगों और पुलिस का रास्ता रोकने के लिए बमों का इस्तेमाल करेगा। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि सफेद क्रेटा कार की ड्राइवर वाली सीट के दरवाजे से नीली जीन्स और काली टी शर्ट में जो शख्स नीचे उतर रहा है और जिसे ऑफ द रिकॉर्ड यूपी पुलिस असद यानी अतीक का बेटा बता रही। हालांकि खुद यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड में ये कहा कि क्रेटा कार अरबाज चला रहा था। अरबाज पुत्र आफाक जो कि मल्लापुर थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए। और इस अंतर ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्रेटा कार अगर अरबाज चला रहा था तो फिर तथाकथित असद कार की ड्राइविंग सीट से बाहर कैसे निकला, जो अलग अलग तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मिले हैं। उसमें किसी एक में भी अरबाज क्यों नहीं दिखाई दिया। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में 6 शूटर शामिल थे। उनमें से एक शूटर की पहचान पुख्ता हो चुकी है। उस शूटर का नाम शाबिर बताया जा रहा है जिसे सीसीटीवी में देखा गया और पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों में राइफल से गोलियां चलाता हुआ जो नजर आ रहा है उस शख्स को शाबिर बताया जा रहा है। पुलिस ने शूटआउट। आप सोचिए किस तरह यह साजिश को अंजाम दिया गया कि वो गुड्डू मुस्लिम लगातार बम मार रहा था, किस तरह असद गोली चला रहा था। 6 शूटर तो इन्वॉल्व थे और 60 शूटर बैकअप में थे।